पहला सुख है निरोगी काया। आइए हम इस शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर वाणी से करें। मेरे साथ कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखों को कोमलतापूर्वक बंद, मुखमंडल पर मंद मुस्कान, मन में शीतलता, आनंद, संतोष व शुक्राना की भावना रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे मेरे साथ। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शारीरिक शांति, मनोशांति व आत्मिक शांति को महसूस करते हुए धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। बहुत अच्छे से रब करना है, पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेना है और धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर लेना है और धीरे से आँखें खोल लेनी है। सबसे पहले जनता का एक सवाल ले लेता हूँ। सुषमा जी लुधियाना से मुझसे पूछती हैं कि हाथों को रब क्यों किया जाता है, इसकी सही प्लेसमेंट क्या होती है, और ओम के उच्चारण के बारे में भी उन्होंने एक सवाल पूछा है कि इसका अनुपात क्या होता है। तो इन तीनों सवालों का बड़े संक्षिप्त में जवाब देने के लिए हाथों को हम इसलिए रब करते हैं ताकि हमने जो कॉस्मिक एनर्जी, जो पॉजिटिव ऑरा वाइब्रेशंस मंत्र उच्चारण और योग मुद्रा का अभ्यास कर अट्रैक्ट करी है अपनी ओर, उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके ऑब्जर्व कर पाए अपने शरीर में, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। और कॉस्मिक एनर्जी को डायरेक्टली अनटेक करना, अंदर लेना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन हाथों की जो प्लेसमेंट होती है वो ये होती है, जहाँ पर मैं इस कपनुमा आकृति को अपनी आँखों पर स्थान दूं ताकि ये ऊष्मा उत्पन्न करते हुए भी ज़्यादा ऊष्मा इसने उत्पन्न करी है, रब अच्छे से हुई है ये, और ये आँखों पर प्लेस भी अच्छे से हुई है। और तीसरे और आखिरी सवाल, ओम का अनुपात 2:1, क्योंकि अ और उ तो साथ मिले हुए हैं तो उनकी 2 इकाई और म अकेला है उसकी 1 इकाई। 2:1 हम उच्चारण के समय पे, मान लीजिए हमारा 12 सेकंड का उच्चारण रहा तो हमने जो है 8 सेकंड ओ में लगाए और 4 सेकंड म में लगाए। अगर हमारा 9 सेकंड का
उदाहरण के तौर पे उच्चारण रहा तो हमने 6 सेकंड ओम और 3 सेकंड हमने म का उच्चारण किया। ये सरल सा अनुपात होता है। इस प्रकार अगर ओम का उच्चारण किया जाए, हाथों को रब किया जाए और सही से प्लेस किया जाए तो आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। आइए मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। योग है जीवन शो में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी बता चुका हूँ। नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूँ और एक ही उद्देश्य से अपना कार्य करता हूँ। रोज़ सुबह सवेर उठता हूँ कि मुझे पूरे संसार को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया, और इसी मकसद को सफल करने के लिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ और पूरे देश में घूम करके योगा वर्कशॉप्स कंडक्ट करके हम लोग यही मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। आज इस शो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास विषय जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ तक कि जो हमारे एल्डर लोग हैं वो भी इमोशनल इम्बैलेंस और एंग्जाइटी से ग्रसित हो रहे हैं। ख़ास तौर पे कोरोना काल देखने के बाद जब लोगों का व्यवहार बदल गया है, लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है, मिलना जुलना बंद कर दिया है, किसी से सोशलाइज करना बंद कर दिया है, ऐसे समय में इमोशनल इम्बैलेंसेस, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जैसी समस्याएं इतनी कॉमन हो गई हैं कि 99% नहीं 99.99% लोग इस चीज़ से ग्रसित हो गए हैं और ऐसा कोई भी व्यक्ति ढूंढना ही मानो समाज में मुश्किल हो गया है जो ओवर थिंकिंग ना करता हो, जो नेगेटिव थिंकिंग ना करता हो, जो स्टेबल माइंड से निरंतर अपना कर्म पथ पर चलता रहता हो और बिना फल की इच्छा किए बस अपना कर्म करता रहता हो। लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया है, वे सोचते रहते हैं ज़्यादा, कर्म करते हैं कम, घूम आते हैं अपने दिमाग से यूएस तक रोज़ाना, हर मिनट हर क्षण, पर जाते नहीं अपने घर के सामने वाले पार्क में भी। हम सिर्फ अपने दिमाग को चलाना जान रहे हैं, शरीर को चलाना भूल रहे हैं। तो आइए अपने शरीर को सामने वाले पार्क तक लेकर चले, अपनी छत पर लेकर चले, अपनी बालकनी में लेकर के चले, अपनी योगा मैट पर लेकर के चले और अपने दिमाग को रखें स्थिर इस शरीर के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, वर्तमान काल में, केवल और केवल, ना कि शरीर को यहाँ एक जगह स्थिर करके दिमाग को घुमाएं, कभी इस ग्रह पे, कभी उस ग्रह पे, कभी यूएस, कभी कनाडा या कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी लंदन, तो कभी भूतकाल में, तो कभी भविष्य काल में, कभी इस बात की निरर्थक चिंता करते हुए, कभी भविष्य की चिंता करते हुए। आइए पर मेरे साथ शुरू से शुरू करेंगे कुछ सूक्ष्म अभ्यास और मेरे साथ इस शो में ख़ास तौर पर बने रहेंगे क्योंकि मेंटल हेल्थ के प्रति मेरी सांत्वना बहुत ज़्यादा है, मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। जब मैं अपने इर्द गिर्द समाज में रोज़मर्रा में इतने पेशेंट्स देखता हूँ और इतनी मेरे को कॉल्स आती हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स की, ख़ास तौर पे कोरोना के बाद, तो मेरी तो इस विषय से सांत्वना ज़्यादा है। तो पूरी कोशिश करूँगा इस शो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतलाने की, जिससे आप अपने दिमाग को केंद्र में रख सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं, एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। करूँगा कुछ आपके साथ योग अभ्यास। मेरी अनुरोध यही कि आप मेरे साथ
आसनों का अभ्यास करेंगे। बताऊंगा आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कारण जिसको आप इरेडिकेट कर अपने आप को स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी जैसी समस्याओं से दूर भगा सकते हैं। बताऊंगा क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है, पैदा हो रही है, आने वाले समय में बढ़ सकती है, आपको अभी कार्यान्वित हो इसे ठीक कर लेना चाहिए। करेंगे साथ बैठ कर के कुछ प्राणायाम के अभ्यास ताकि शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़े और दिमाग खुले, दिमाग की नसें खुले जो कम सोचने, ज़्यादा सोचने या फिर कम काम करने, ज़्यादा काम करने जिस भी कारण से सिकुड़ती जा रही हैं। आखिर में बताऊंगा आपको कुछ हेल्थ टिप्स, ट्रिक्स, कुछ लाइफस्टाइल हैक्स, कुछ खाने पीने में बदलाव और बताऊंगा एक मुद्रा और आपका दिन का शुरुआत एक अच्छे से सुविचार से करने के लिए आपको मुक्त कर दूंगा आखिर में। पर आइए पहले सूक्ष्म अभ्यास मेरे साथ। केवल और केवल मैं आराम से दोनों पैरों पर आ जाऊं और धीरे से अपनी थाइज़ में एनर्जी जनरेट करना शुरू करूं, थाइज़ को वार्म अप करना शुरू करूं। धीरे धीरे बस थाइज़ को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करके, क्योंकि जितना मेरी थाइज़ स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही ज़्यादा मेरा दिमाग संतुलन में रहेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर कमज़ोर पड़ जाता है उसका दिमाग कमज़ोर पड़ जाता है, और इसकी वाइस वर्सा भी बात ट्रू है। जिसका दिमाग कमज़ोर पड़ जाता है उसका शरीर भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। और शरीर को हम पकड़ सकते हैं बहुत आसानी से, दिमाग को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। शरीर की तुलना में ध्यान दीजिए कि इस पृथ्वी पर, इस धरा में, इस यूनिवर्स में हर चीज़ रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है कुछ भी। तो हम दिमाग की तुलना में शरीर को पकड़ना हमारे लिए आसान है और शरीर की तुलना में दिमाग को पकड़ना मुश्किल है। तो इसलिए मैं शरीर को पकड़ लेता हूँ और शुरुआत मैं कर रहा हूँ लोअर बॉडी से। लोअर बॉडी से अर्थात मेरी थाइस से मैं पैरों को ऊपर नीचे चलाना शुरू करूँगा। मेरे हाथों से मैंने सपोर्ट लिया हुआ है, मेरे हाथों पर मैं वज़न डाल रहा हूँ और ये काइंड ऑफ मेरे स्क्वाट्स हैं, सिटअप्स हैं, थाइस का वार्म अप है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आप देखेंगे इतना ही करने में आप बहुत जल्दी थक रहे हैं। और धीरे से मैं अपने घुटनों को भीतर बाहर इस प्रकार ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करूंगा ताकि मेरा पैर खुल जाए, मेरी लोअर बॉडी खुल जाए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अब मैं अपने शोल्डर्स के लिए केवल और केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा ट्विस्ट CNS के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ी सी साइड बेंडिंग्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा मैं अपनी कमर को फ्लेक्स करने की कोशिश करूँगा। 1, 2, 3, 4, पूरा ऊपर, 5 पूरा नीचे, पूरा ऊपर, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से आ जाते हैं वापस। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए
ठीक कर सकते हैं, अपने इमोशनल इम्बैलेंसेस को ठीक कर सकते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं कि क्या वो ऐसी गलतियां होती हैं, या मैं कहूँ क्या वो ऐसे पाप होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने जीवन को स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इमोशनल इम्बैलेंसेस की ओर ले जाता है। देखिए, साफ जाहिर है कि यदि जीवन में आलस्य किया जाए किसी भी प्रकार से, तो आपका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, शरीर की दृढ़ता कमज़ोर पड़ने लगती है, और जहाँ आपके शरीर की दृढ़ता कमज़ोर हुई वहाँ पर आपका मनोबल गिरने लगता है, और जहाँ आपका मनोबल कमज़ोर हुआ वहाँ आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगता है, क्योंकि वह रास्ते ढूंढता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है, हर समस्या से बचने के एस्केप रूट्स ढूंढता है, बजाय कि समस्या को फेस करके उसे सॉल्व करके उसे ठीक करने के। जब व्यक्ति एस्केप रूट्स ढूंढने लगे, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने लगे, तो निश्चित तौर पे उसका मनोबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी ईगो, सब चीज़ें हर्ट होने लगती हैं, और फिर वो रास्ते ढूंढते ढूंढते कब ओवर थिंकिंग की ओर चला जाता है उसे खुद नहीं मालूम होता। और फिर जब उसके सामने कठिनाइयाँ सामने आती हैं, उसके सामने ऑब्स्टिकल्स जीवन में आते हैं, तो वह उस ऑब्स्टिकल से परेशान हो जाता है, इमोशनली हर्ट होने लगता है, जबकि उसे ये बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, एहसास नहीं होता कि ये ऑब्स्टिकल्स कहीं ना कहीं उसी की चॉइसेस का एक परिणाम बन करके सामने आ रहे हैं, जो अब उसे हर्ट कर रहे हैं। फिर व्यक्ति कहता है कि उसने ऐसा क्या पाप किया है। उसे ये मालूम नहीं होता कि कहाँ उसने आलस्य का सहारा लिया था किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब मनोबल व्यक्ति का गिरने लगता है और वह चैलेंजेस से या ज़िंदगी के आने वाले ऑब्स्टिकल से एस्केप रूट ढूंढने लगता है, तो ओवर थिंकिंग की समस्या, इमोशनल इम्बैलेंसेस की समस्या, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या आ जाती है जीवन में। हर किसी का जीवन, हमें ये समझना पड़ेगा कि हर किसी का जीवन इक्वली मुश्किल होता है। हर किसी का जीवन एक नदी की धारा की प्रकार, एक नदी के धारा के समान है, जिस धारा में बड़े पत्थर भी मिलेंगे, छोटे पत्थर भी मिलेंगे, पर हर व्यक्ति को उन पत्थरों से हो कर के ही गुजरना है, और उन पत्थरों को थोड़ा सा तराशते हुए हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, ना कि पत्थरों से डर के या फिर और आगे आने वाले पत्थरों के बारे में सोच करके अपने जीवन को, अपनी धारा के खराब कर लेना होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कई बार ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल इम्बैलेंसेस के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है अगर आपका खान पान और आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। आलस्य के बारे में मैंने अभी जिक्र किया। खान पान, अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, तला भुना या फिर जंक फूड का सेवन करते हैं, या तामसिक भोजन का अर्थात मांस, मीट, मछली का सेवन करते हैं, तो उससे भी आपकी तामसिकता बढ़ती है, आपकी उग्रता बढ़ती है, आपका विचारों का अनस्टेबिलिटी उससे बढ़ जाती है। अगर आप मदिरा पान करते हैं या धूम्रपान करते हैं या किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उससे भी आपका शरीर इस प्रकार से डिज़ाइन हो जाता है कि जितनी चेतना उस खाद्य पदार्थ की, उस मांस मछली की थी, उतनी ही हलन चलन आपके शरीर में पैदा हो जाती है, उतना ही उग्र स्वभाव आपका हो जाता है। स्वभाव के बदलते ही आपका बर्ताव बदलने लगता है, आपके बर्ताव बदलते ही आपके निर्णय बदलने लगते हैं, और निर्णय बदलते ही आपका जीवन बदल जाता है। तो जिस व्यक्ति के
विचार निर्मल होते हैं, उसका स्वभाव निर्मल होता है, उसके निर्णय निर्मल होते हैं और उसका जीवन भी निर्मल रहता है। अगर व्यक्ति रात में बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करे, या फिर आज के समय में देख रहा हूँ कि यंगस्टर जो है वो स्क्रीन को 8-8 घंटे चलाते हैं, मानो कि उनका ऑफिस ही वो हो या फिर उनका कर्म क्षेत्र ही वो, जबकि वो कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे होते, बेवजह यूज़लेसली अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, स्क्रीन कंज्यूम कर रहे होते हैं, या तो वो किसी गेम में अपने आप को उलझा कर रखते हैं या फिर किसी शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट को वो लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। ऐसा करने से भी आपका दिमाग सेंटर में से हिल जाता है, आपको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, वो डिप्रेशन हो गया या ADHD हो गया या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया की समस्या हो गई, वो आपको हो जाती है। और सबसे बुरी बात जो होती है कि जब आप किसी स्क्रीन में उलझे हुए होते हैं तो आपका दिमाग तो नहीं हिलता अपनी जगह से, वो एक ड्रग एडिक्ट की स्टेट में चला जाता है। मानो जैसे एक ड्रग एडिक्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वैसे ही आपका दिमाग स्क्रीन यूज़ के समय पर एक्चुअल सेम बिहेव करता है। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि स्क्रीन यूज़ के टाइम पे आप अपने शरीर को भी नहीं हिला रहे होते, तो आपका शरीर भी स्टेगनेंट हो जाता है एक जगह पर और बीमारियों को न्योता देने लगता है। आपके जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होने लगता है, मस्कुलर सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, और मस्कुलर सिस्टम कमज़ोर होते ही आपकी शरीर की हड्डियां भी मानो कमज़ोर होने लगती हैं। आप से अनुरोध है, कृपया करके आप अपने जीवन के, आप अपने खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपका जीवन जैसा भी चल रहा है वो पूर्णतः आपके निर्णय पर है। आप जब तक ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, किसी और पर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चलाते रहेंगे, आपका जीवन कभी भी नहीं सुधरेगा। आपको आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, खुद एक्शंस लेने पड़ेंगे। लोग ब्लेम कर देते हैं अपनी परिस्थितियों पर, अपने परिवार पर कि मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं जाऊं तो किसके साथ जाऊं। ये नहीं समझते कि अकेला निकल जाने वाला व्यक्ति ही लीडर होता है, वही बदलाव लाता है, वही इस धारा में आ रहे पत्थरों को सबसे ज़्यादा तराश कर आगे निकलता है, और वो पत्थर किसी और को नहीं आड़े आते, किसी और को नहीं चुभते। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में बदलाव लाते हैं जो अकेले निकलने की हिम्मत कर लेते हैं। तो किसी और पर निर्भर होने का हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, किसी और का मुंह देखने का बिल्कुल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप निकल जाएं, अपने कदम खुद लें, अपनी ज़िंदगी में बदलाव खुद लाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जीवन आपको दिया गया है, पूरा जीवन आप ही की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कृपया करके आगे बढ़ते चलें, पीछे ना देखें, अगल बगल ना देखें, बस अपने जीवन में अपने फैसले, अपने निर्णय, अपने कर्म, अपने कदम आगे बढ़ाते चलें। मेरे साथ आएँ एक बहुत सुंदर काग आसन में, क्योंकि आसन भी मैंने ही करने हैं, कोई और व्यक्ति आ करके ना मेरे लिए आसन करेगा, और यदि मेरे लिए करेगा भी तो उसका लाभ भी उसी को चला जाएगा, मुझे नहीं जाएगा बिल्कुल भी लाभ। तो इसीलिए जैसे शरीर से कर्म मैंने करना है, उसका लाभ मैंने उठाना है, वैसे ही अपने जीवन में भी कर्म मैंने खुद करने हैं और लाभ मैंने ही उठाना है। आइए मेरे साथ वज्र आसन में आए, क्योंकि शरीर का जैसे एक एक हिस्सा ज़रूरी है, वैसे ही दिमाग में आ रहा एक एक विचार का महत्व है। वो विचार भूतकाल में रहा है या भविष्य काल में रहा है, इस चीज़ को आप नोट करें और कोशिश करें कि अपने विचारों को वर्तमान में ही रखें। डर जैसी भावना को, संदेह जैसी भावना को अपने मन में घर ना करने दें।
मेरे साथ एक बाल आसन का अभ्यास करें, क्योंकि बाल आसन बहुत ही सुखमय होता है और आपके मस्तिष्क तक खून पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि बाल आसन कर लिया जाए तो मेरे सहस्त्रधार चक्र ओपनिंग अर्थात मेरा इंटेलेक्ट भी उससे बढ़ता है, मेरी थर्ड आई भी उससे बैलेंस में आती है, मेरा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी बाल आसन के अभ्यास से इम्प्रूव होता है, मेरी आईसाइट भी इम्प्रूव होती है, मेरे चेहरे पर ग्लो भी बढ़ता है, मेरे माथा भी चमकने लगता है अर्थात कपाल भाती हो जाता है। आखिर के कुछ समय तक अब मैं बाल आसन में, जहाँ मेरी एड़ियाँ मेरे नितंब से टच हों और मेरी माथा ज़मीन से साइमल्टेनियसली टच हो। क्षमता और आनंद अनुसार यदि हम बाल आसन का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए करेंगे तो हमें निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आइए मेरे साथ कैट एंड काउ पोज में आते हैं। शांति का एहसास करते हुए, मन में शुक्राना की भावना रखते हुए। नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग अक्सर सिर्फ नकारात्मक विषयों की तरफ ही देखते रहते हैं, क्या नहीं मिला, क्या छूट गया, क्या पीछे रह गया, सिर्फ उसे ही देखते रहते हैं, जबकि ये सबसे ज़्यादा गलत अप्रोच है। हमें हमेशा शुक्राना रखना चाहिए जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि जो मिलना है वो भी तय है, जो रहना है वो भी तय है, जो नहीं मिलना वो भी तय है, और जो नहीं मिला वो हमारे भले के लिए ही हमें नहीं मिला। धीरे धीरे कैट एंड काउ में आनंद लेते हुए वो कहते हैं, सोने में सुगंध नहीं होती, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, गन्ने में फल नहीं होता, चंदन में फूल नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो परफेक्ट तो लाइफ किसी की भी नहीं होती, हमें उसे परफेक्ट बनाए के रखने की कोशिश पर निरंतर करते रहना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन एक सफ़र है, ना कि मंजिल। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि परफेक्शन कभी भी अचीव नहीं होगी, डेस्टिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर फिर भी आपने सफ़र में चलते जाना है और आनंद भी लेना है सफ़र का ही सिर्फ। इसी बात पे मेरे साथ एक सुंदर सा कोबरा पोज, क्योंकि जैसे डेस्टिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, वैसे ही एक परफेक्ट पोज भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर मैं हर रोज कोबरा पोज करके इसे और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। हर रोज कोबरा पोज के मज़े लेता हूँ, इसका आनंद लेता हूँ, इसमें अपनी कमर को खुलता हुआ महसूस करता हूँ। ये इच्छा नहीं करता कि मेरे को किस दिन बिल्कुल परफेक्ट स्वयं शिव जैसा कोबरा पोज लगाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस जन्म में, इस जीवन में स्वयं शिव जैसा योग अभ्यास नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी ने परफेक्ट अभ्यास, किसी ने परफेक्ट योग किया है तो वो स्वयं भगवान शिव ने किया है, उनके बाद किसी ने भी नहीं किया। और ना मैं करने की कोशिश कर रहा, मैं तो केवल और केवल पर्वत आसन में बस अपने सफ़र को एंजॉय करता हुआ चल रहा हूँ, केवल और केवल श्वास लेता हुआ चल रहा हूँ, नहीं जानता कि क्यों ले रहा हूँ श्वास, नहीं चाहता जानना, नहीं चाहता समझना, बस चलता चला जा रहा हूँ, आनंद लेता चला जा रहा हूँ, प्रकृति का शुक्राना करता चला जा रहा हूँ। आइए बात कर लेते हैं, क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जिसे देख करके एक व्यक्ति साफ जाहिर रूप से
पहले ही बता सकता है कि कब उसे कार्यांकित होकर अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या इमोशनल इम्बैलेंसेस जैसी मानसिक समस्याओं से अपने आप को निजात दिला देनी चाहिए, कब उसको कार्यांकित हो जाना चाहिए, ताकि वो आने वाले भविष्य में किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित ना हो। देखिए, एक ह्यूमन बीइंग एक सोशल क्रिएचर होता है। सबसे बड़ा लक्षण होता है कि जब हमें किसी से भी मिलने का मन ना करे, जब हमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस पसंद आने लगे, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा शांत हो जाएं, जब हमें घर से निकलने का मन ना करे, जब हमें एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन रहे और हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्ट, शुगर एडिक्ट, चॉकलेट एडिक्ट या फिर ऐसे किसी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी के एडिक्ट बन जाए। अब वो बेशक से कुछ भी चीज़ को ओवरडू करना ही क्यों ना हो, यह एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है जो व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। यदि आपका मूलाधार या स्वादिष्ठान इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो आप सेक्स के एडिक्ट अर्थात बहुत ज़्यादा प्लेजर के एडिक्ट बन जाते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन लक्षण होता है एक एडिक्शन का और एक मेंटल इंस्टेबिलिटी का। आप बहुत ही ज़्यादा लव के लिए एक बहुत ही एक इनस्टेबल अप्रोच अपनाते हैं, जहाँ पे आप इनलेजिटिमेट वेज को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर आप किसी से भी प्यार में पड़ जाते हैं जहाँ पर कोई भविष्य ना भी दिखे तब भी, या फिर आप इसका ठीक विपरीत कि आपको कहीं पर भी किसी से भी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। सीधे शब्दों में आप एक पत्थर दिल इंसान के रूप में सामने आते हैं समाज में। आपको किसी से भी कोई सांत्वना या कोई एम्पैथी वाली फीलिंग जब ना हो तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको इमोशनल इम्बैलेंसेस हैं और आपको कार्यांकित हो अपने आप को केंद्र में लाने की आवश्यकता है। एक और सिम्टम, जब आप ओवर ईटिंग करने लगे, जब आप बहुत ज़्यादा खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा खाएं, जिससे आपका वेट गेन होता चला जाए, तब भी आपको समझ जानी चाहिए कि समस्या आ गई है, अब आपको कार्यांकित हो जाना चाहिए। या फिर आप बिल्कुल ना खाएं, आपका वज़न गिरता चला जाए, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि समस्या पैदा हो चुकी है और भविष्य में आपको मानसिक रोगों से लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं जो हम इमोशनल इम्बैलेंसेस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं, पर अभी बात कर लेते हैं कुछ आसनों के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तान पादासन के बारे में, अर्थात एक थोड़ा सा इन्वर्टेड पोज जिसमें मेरे पैर दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि मेरे दिमाग तक खून पहुँचे और मेरी कोर भी स्ट्रॉन्ग हो, मेरी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो। आखिर के 10 गिन लेते हैं मात्र। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। जिस व्यक्ति का शरीर स्ट्रॉन्ग होगा उस व्यक्ति का मानसिक स्टेबिलिटी भी बरकरार रहेगी। धीरे से मरकट आसन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करी। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं सेतु बंधासन की ओर मन में शुक्राना और मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखते हुए ऊपर की ओर अपने आप को होल्ड कर लूं। आखिर के 10 गिनेंगे मात्र। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4,
प्रकृति पर पूरा विश्वास करते हुए कि प्रकृति प्रति क्षण हमें समर्थन दे रही है और हमें ठीक करने में अब पुरजोर ताकत लगाए हुए है। 2 और 1 धीरे से वापस आते हुए पवन मुक्त आसन की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से चक्र आसन की ओर अग्रसर होंगे। धीरे से पहले मैं अपनी कमर उठाऊंगा, फिर अपने कंधे उठाऊंगा और फिर अपने सिर को भी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से मैं नीचे आकर के विपरीत करनी आसन में अपने आप को, विपरीत करनी मुद्रा का है या उसको मैं अपने आप को रोकूंगा, अर्थात सरलता से आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आएंगे। 1 मिनट शव आसन में अपने आप को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शव आसन अत्यंत महत्वपूर्ण है आपको बिल्कुल शांत करने हेतु। शव आसन में अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें, अपनी श्वासों को देखें, अपने धड़कते हुए दिल को देखें, अपने बहते हुए खून को देखें, अपनी बंद आँखों को देखें, जो सुगंध नासिकाओं पर पड़ रही है उसे देखें अपनी मानसिक आँखों से। होठों को देखें, गालों को देखें, ठुड्डी को देखें, गले को देखें, कानों को देखें, कंधों को ढीला करें बिल्कुल, अपने प्रत्येक मांसपेशी को बिल्कुल ढीला करें। अपने वक्षस्थल को देखें, अपनी कमर को देखें, अपने शोल्डर ब्लेड्स को देखें, अपने नाभि मंडल को देखें, ऑब्लिक्स को देखें, पैरास्पाइनल को देखें, लेटिसिमस डॉर्सी को देखें, डेल्टॉइड्स को देखें, रोम्बॉइड्स को देखें, स्कैपुला को देखें, स्टर्नम को देखें, अपनी पसलियों को देखें, 24 की 24 पसलियों को देखें, अपने पेल्विक रीजन को देखें, अपने बटक्स को देखें, अपनी जंघाओं को देखें, अपने घुटनों को देखें, अपने हैमस्ट्रिंग्स को देखें, अपनी पिंडलियों को देखें, शिन बोन्स को देखें, अपने पंजों को देखें, अपने पैर के अंगूठों को देखें, पैर की उंगलियों को देखें, तलवे को देखें, अपने हथेलियों को देखें, अपने हाथों को देखें, बाजुओं को देखें, अपनी कोहनियों को देखें, पूरे शरीर को देखें ऊपर से लेकर नीचे तक, और इस प्रकृति का शुक्राना करें। ये सभी तोहफे आपको निःशुल्क दिए गए हैं और ये वादा करें प्रकृति से कि आप इन निःशुल्क दिए तोहफों का सही उपयोग करेंगे, योग अभ्यास करेंगे और अपने लाइफ पर्पस को जल्दी से जल्दी फुलफ़िल करेंगे। पूरी सृष्टि का आप सम्मान करेंगे
और सृष्टि के कार्य में सृष्टि का समर्थन भी करेंगे। धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए वापस आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये थे कुछ आसन, और आखिर में मैंने आपको बताया शवासन के माध्यम से योग निद्रा का भी अभ्यास। योग निद्रा आप रोज़ाना 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे भी कर सकते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।